बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई का जो बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होना था और इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी हासिल करने का जो प्लान बताना था इस्लामाबाद में बुलाकर, उसका वेन्यू चेंज हो गया है और इस्लामाबाद से भागकर लाहौर आ गए हैं। उसकी क्या वजह है, उसके पीछे क्या क्या मुहर्रकात हैं और जनरल फैज़ हमीद का तबादला क्या इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है या और वैसे उनके लिए ख़तरे की घंटी तो एक और JIT भी है जो बन गई है। वो JIT क्या है और इमरान खान साहब इन तमाम ख़तरात से निपटने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। वो दरबारों के बाद नाना दादा की झूठी स्टोरियां बयान कर रहे हैं लोगों को और उलमाए दीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए। इन सब चीज़ों पे हम आपके साथ बात करेंगे। शुरू करते हैं जलसे से। 13 अगस्त की शाम को जलसा करना था इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में और बड़े प्लान बनाए गए। बताया गया कि हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए मैं बहुत बड़ा प्लान देने जा रहा हूँ, बताऊँगा कि कैसे हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। और उनके बाकी लीडर्स भी बड़ा शोर मचा रहे थे कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा, तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और हम बता देंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या ताकत है। लेकिन आज फिर वो सारी स्ट्रेंथ, वो सारी ताकत जो है ना, एक दफ़ा तो ऐसे झाग की तरह बैठ गई है। समंदर किनारे भी तो झाग होती है ना, ज़रूरी नहीं कि एक ही झाग हो। अच्छा, तो वो जनाब उन्होंने अपने जलसे का वेन्यू तब्दील कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम, वैसे तो उनके कुछ लीडर्स अभी भी कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि पिंडी में होना है या इस्लामाबाद में होना है, लेकिन ऑफिशियली उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है PTI की तरफ से कि जलसा अब लाहौर में होगा, लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा और प्रॉब्ली ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में के उस प्रेमिसेस के अंदर ही मौजूद है। हॉकी ग्राउंड जो है हमारा काफ़ी अच्छी बड़ी कैपेसिटी के साथ है, बट वो हॉकी का स्टेडियम है, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन चूँकि पंजाब में हुकूमत उनकी अपनी है तो उसमें भी कर सकते हैं। बहरहाल अब वो यहाँ आ गया है। इसकी वजह क्या हुई है, मतलब वो जो इतने धूम धड़के से ही इन्होंने ऐलान किया था कि हम वहाँ करने जा रहे हैं, तो ये भागे क्यों हैं वहाँ से? तो उसके लिए मुख्तलिफ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब की धमकी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 25 मई से ज़्यादा सख्ती के साथ आपसे निपटा जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो घबरा गए, परेशान हो गए, उन्हें पता है 25 मई को क्या हुआ था। और राना सनाउल्लाह साहब से तो वैसे भी डरते हैं सब। उसके लिए प्लानिंग्स हो रही हैं कि उनको कोई नोटिस भेजा जाएगा, उन्हें और अता तारड़ साहब को 25 मई के हवाले से ही वो उन्हें नोटिस देना चाहते हैं। PTI वाले, पंजाब गवर्नमेंट करेगी, उनको समन करेगी ना। तो बहरहाल, लेकिन उन्हें याद है कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ, कैसे मैनेज हुए थे, उनको कैसे डील किया गया था। तो अब राना सनाउल्लाह साहब की इस धमकी के बाद उन्होंने कहा जी तो आप उसके साथ अमन अमान को बरकरार रखते हुए आप जहाँ मर्जी जलसा कर लें, लेकिन वो भी गिवन एरियाज़ में ना, जो रेड जोन है उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक और जलसे के लिए दरख्वास्त कोई 1 माह पहले से आई हुई थी, जो अब पता चला है, ज़ाहिर पब्लिक नहीं होती ऐसी चीज़ें। और हमारे यहाँ चूँकि मीडिया भी बड़ा सेल्फ सेंसर्ड किस्म की चीज़ें हो गई हैं अब तो, कि ख़ुद ही वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लोगों को इतला ही नहीं दे रहे कि TLP ने भी एक जलसे के लिए दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद में और वो उस पर डटे हुए हैं कि हमने तो 1 माह पहले से दरख्वास्त दी थी, हम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें ऑफ़र दिया कि आप चले जाएँ पिंडी में लियाकत बाग में। अच्छा, अब देखते हैं कि वो वहाँ से निकलते या नहीं निकलते, लेकिन एक ये भी बड़ा खौफ था क्योंकि उनके मुकाबले में आना या उस वेन्यू पे जाना PTI के लिए शायद मुमकिन नहीं था। तो एक वजह ये भी है उनके डर और खौफ की कि इस वजह से भागे हों। फिर एक और वजह भी हो सकती है कि पिंडी में या इस्लामाबाद में जब जलसा होता है तो उसके इंतज़ामात सारे वहाँ से पेशावर से हो रहे होते हैं, तो शायद पेशावर वाले थक गए हैं वहाँ से, ज़ाहिर है उसके इंतज़ामात करना, माली वसाइल भी तो चाहिए ना। तो KP हुकूमत कितनी मरतबा ये जलसे कराएगी। और ATMs आजकल वैसे ही आपको पता है कनेक्शंस नहीं आ रहे, सिग्नल्स डाउन हुए हुए हैं। आपको पता है 9 और 10 मुहर्रम की वजह से भी सिग्नल्स बहुत से एरियाज़ में डाउन है, तो उनके तो वैसे ही डाउन हुए हुए हैं PTI के पेशावर में। तो ATMs भी शायद काम नहीं कर रही सही। तो अब उन्हें, चूँकि नई हुकूमत बनी है पंजाब में, तो मुमकिन है उन्हें यहाँ से अच्छी फंडिंग मिल जाए। जलसे के लिए बहरहाल काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए भी बहुत से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इमरान खान साहब तो बार बार बता रहे हैं, होते तो सबके ही हैं, इमरान खान साहब ज़रा खुल कर बता रहे हैं और उसके फिर तरीके बता रहे हैं कि जब मुझ पर 2002 में या 8 का बताते हैं, 2002 के इलेक्शन का शायद वो बताते हैं कि मुझ पर लोन बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, 20 लाख रुपए। तो फिर मौसूफ़ ने जुआ खेल कर वो पूरे किए थे अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अपने साला साहब के साथ। वो चूँकि
जुआ खेल रहे थे, तो इमरान खान साहब भी उसमें शामिल हो गए और उनका जो डेफिसिट था वो पूरा कराने के बाद बाकी प्रॉफिट इमरान खान साहब ने लेना था। तो उससे उन्होंने पैसे कमाए थे कि वो पार्टी कर्ज में आ गई थी। तो फिर बाद में तो खैर उनको बड़े अच्छे अच्छे वो मिल गए, डोनर्स मिल गए, ATMs मिल गए, फिर तो फॉरेन फंडिंग भी शुरू हो गई, इंटरनेशनल फंडिंग उनके पास आई, जिसका भी वो केस भुगत रहे हैं। अभी तो भुगतना नहीं शुरू किया, केस फाइनल हो गया, अब उसकी प्रोसीडिंग जो होएगी वो उस पर सज़ा की तरफ आनी है बात कि किस किस चीज़ पर क्या क्या सज़ा होनी है। तो खैर एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। तो अब पंजाब की बारी है कि पंजाब से किस तरह से फंडिंग होती है, पंजाब गवर्नमेंट अपने उसमें क्या सोर्सेज और रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, और पंजाब में बैठे हुए जो उनके डोनर्स होंगे या उनके सपोर्टर्स हैं वो किस तरह से उनको फ़ंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आएंगी हमारे सामने 13 तारीख के जलसे में कि फिर ये जलसा कितना कामयाब होता है। और जो इस्लामाबाद में जलसा होना है वो एक टेस्ट है राना सनाउल्लाह साहब के लिए कि वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। क्या राना सनाउल्लाह साहब की, क्योंकि उन्होंने तो ऑफ़र दिया, उनका जो भी पार्टी करना चाहे, चाहे मजहबी पार्टी है, वो करना चाहते हैं तो वो आइन और कानून के दायरे में रह के करें, और चौकों को और शाहराहों को बंद करने से हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से ग्राउंड में आएँ, ग्राउंड में जलसा करें और अपने घर जाएँ, यहाँ तक उनके ख्याल में ठीक है। तो ये सारा उसमें हमारे सामने आ जाएगा। और जलसे से ख्याल है कि मुल्तान में इलेक्शन भी तो हो रहा है। वैसे तो जो ज़िमनी इलेक्शन होना है 9 हलकों का, उसमें तो इमरान खान साहब का अपना क्लेम ये आया था कि वो खुद 9 के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब उस दावे से भी अपने भाग जाएंगे और वहाँ पर बाकी लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर उस वक्त तक वो खुद नाअहल ना हो गए हुए, क्योंकि वो भी अब तलवार उनके ऊपर बाकायदा लटक रही है। पहले बहुत पहले से लटक रही थी, लेकिन कोई ऐसा केस जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा था, कोई स्टेज पर नहीं पहुंच रहा था कि जिस पे कोई फ़ैसला हो सके। तो फाइनली वो फ़ैसला भी आ गया है। तो एक तो वो आ गई है। तो जनाब दूसरा एक इलेक्शन होना है, जो पंजाब की सीट खाली हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अपनी कौमी असम्बली की सीट जो खाली कर दी थी उस पर इलेक्शन आ रहा है, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, मज़ेदार सूरत हाल ये है कि PTI जो सबसे ज़्यादा जो विरासती सियासत और ख़ानदानी सियासत की शोर मचाते थे कि इसके ख़िलाफ़ बात करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप वो असद कैसर साहब का ख़ानदान देख लें, वो परवेज़ खटक साहब का ख़ानदान देख लें, वो वहाँ पर तो काफ़ी सारे ख़ानदान हैं KP में। अब ये आप ये देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कौमी असम्बली के मेंबर, उनका बेटा जो पहले सूबाई असम्बली का मेंबर था अब उसको कौमी असम्बली का मेंबर बना दिया है। सॉरी, पहले कौमी असम्बली का मेंबर था, उसको सूबाई असम्बली का मेंबर बना दिया। और अब जो कौमी असम्बली वाली सीट खाली हो रही है उस पर उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही है, और उसकी वो प्ली ये ले रहे हैं कि हमारे पास यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को हराने के लिए और कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी ये काम कर सकती है। ओ भाई, वो जो ये सपोर्ट है इमरान खान की, जिसका आप दावा करते हैं, जो 17 जुलाई वाले इलेक्शन में आपका अब एक क्लेम है कि पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को हराने के लिए आपको किसी एक मखसूस कैंडिडेट की क्यों ज़रूरत है? वोट तो इमरान खान के नाम पे पड़ रहा है। बड़ा साफ सा जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के नाम पर मुल्तान में वोट नहीं पड़ेगा। मुल्तान में अगर वोट पड़ेगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी बेटी के नाम पर पड़ेगा, इमरान खान को वोट नहीं मिलेगा। तो इमरान खान साहब, ये आपके लिए भी एक सबक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वैसे तो वो और भी बहुत सी चीज़ों के दावेदार हैं या बहुत सी चीज़ों के ख्वाहिशमंद हैं, जिसमें वज़ारत उज़्मा की सीट भी है। वैसे तो अब असद कैसर साहब ने भी कह दिया ना कि 3 लोगों के नाम आए थे और हमें ऑफ़र दी थी कि माइनस इमरान खान कर लें, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनमें से एक शामिल है, वो शेरवानी जिन्होंने बना के रखी हुई है। तो वो अब इस इलेक्शन के लिए भी ऐलान कर रहे हैं कि मुल्तान में इमरान खान के नाम पर वोट नहीं पड़ना। तो वैसे तो इमरान खान साहब को चाहिए था, जब 9 हलकों से लड़ रहे हैं तो इसमें भी अपने ही कागजात जमा करा देते। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो इमरान खान साहब की करा दी है छुट्टी। तो अब आना है इलेक्शन और उसमें पता चलेगा कि क्या वाकई इमरान खान के बगैर भी शाह महमूद कुरैशी की बेटी ही जीतेगी। तो ये चंद दिन की बात है, इलेक्शन आया खड़ा है और लग पता जाएगा सबको। और जनाबे वाला इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात बन गई है वो है पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला। एक परसेप्शन ये थी अभी तक वो इमरान, और ये वजह सिर्फ इमरान खान साहब खुद है। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है, हमारे DG ISI थे और उसके बाद
रूटीन की जैसे तबादले होते हैं उस तरह उनका तबादला होकर वो DG/ISI से चेंज होकर वो कोर कमांडर पेशावर बन गए। अच्छा, बड़ी अहम पोस्ट है पेशावर कोर कमांडर की भी, और वैसे भी वो सीनियर है, एक टाइम के बाद वो जो है टॉप 5-6 में आ जाएंगे, तो वो आर्मी चीफ की जो होगी लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनमें भी शामिल होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी तैनाती को बाकायदा एक मसला बना दिया, एक सियासी मसला बना दिया। जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं उन्हें इसलिए तब्दील नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वो चले जाते तो मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जानी थी। यानी उन्होंने ये बताया कि फैज़ हमीद साहब के ज़रिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके ख़िलाफ़ थी, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियाँ, उन्होंने कहा अगर वो होते तो मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी थी और मैं उन्हें सर्दियों तक रोकना चाह रहा था, और लेकिन वो नहीं रुके। मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी बेबसी का भी इजहार किया कि आर्मी ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम ना करते हुए DG/ISI को तब्दील कर दिया और उन्हें लगा दिया कोर कमांडर पेशावर। अच्छा, अब ये बड़ी रूटीन का तबादला था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे बाकायदा पॉलिटिकल बना दिया। और उसके बाद भी ये उनकी तैनाती हुई है नवंबर में लास्ट ईयर, और अब तकरीबन 9 माह हो गए हैं और मुसलसल यही चलता रहा। लोगों में एक इम्प्रेशन रहा मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से। कभी कोई MPs की बात हुई, कभी MNAs की बात हुई है कि उन्हें फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें फोर्स किया जा रहा है इस पार्टी में चले जाएं और इस पार्टी को छोड़ दें। ये सारी चीज़ें उनके हवाले से चलती रही। फिर सबसे ज़्यादा ये शोर उस वक्त मचा जब परवेज़ इलाही साहब बने कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पंजाब के PDM की तरफ से, और फिर अचानक वो भागे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए और वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ उन्होंने मिलकर अपने आप को उम्मीदवार बना लिया तहरीक इंसाफ का। तो उस मौका पर भी ये खबरें गर्दिश करने लगी कि शायद जनरल मुज़म्मिल जो थे, रिटायर्ड जनरल मुज़म्मिल जो उस वक्त चेयरमैन वापडा थे, और वो बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के, तो उनके ज़रिए ये मूव चली और जनरल जो है ये मुज़म्मिल उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और ये सारा तब्दील हुआ और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें चलती रही। अच्छा, इन चीज़ों ने फैज़ हमीद साहब को नुकसान पहुंचाया कि उनकी शख्सियत को एक बिल्कुल पोलिटिसाइज़ कर दिया, एक सियासी उसमें ले गया। और यार, एक प्रोफेशनल फ़ौजी के लिए ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, मतलब उसके कैरियर के लिए अच्छी नहीं है। और उसका अमली मुज़ाहरा आप ये देख लें कि ये जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने उनके हवाले से बड़ी एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि उनके सोर्सेज से पता चला और जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का तो कहना यह है कि मैं तो इमरान खान साहब मेरे फेवरेट कभी थे ही नहीं, और मैं तो जो है वो ना कैंडिडेट था उसका आर्मी चीफ का उनके थ्रू बनने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश की है मुख्तलिफ मौक़े पर। अच्छा, और इस हवाले से तो जब वो हुआ है, हमारे दोस्त हैं मौज़म फ़खर साहब, उन्होंने भी एक वीलॉग किया, उस हवाले से भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आई। मतलब उन्होंने बार बार कोशिश की है अपने आप को डिसएसोसिएट करने की इमरान खान साहब से कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब वहीं खड़े थे कि मैं उन्हें रखना चाह रहा था DG/ISI क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। मतलब क्या यार मजाक है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैं DG/ISI को अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। बहरहाल अब ये उनका तबादला हो गया। अच्छा, ये तबादला भी एक रूटीन का तबादला है। आप लोग जो मर्ज़ी बातें बनाएं, एक कोर कमांडर का विद इन अ ईयर टाइम तबादला हो जाना कोई ऐसी अनोखी अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, और फिर उन्हें कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं लगाया गया, जैसे वो जरदारी साहब के हवाले से भी एक बात आती है कि खुडे लाइन लगा दिया, तो वो एक और कोर को कमांड कर रहे हैं, बहावलपुर कोर में चले गए हैं वो। और बड़ी वो जो स्ट्राइक कोर है वो भी एक बड़ी अहम कोर है कि स्ट्राइक कोर जो है अहम कोर होती है, तो वो यहाँ पर आ गए हैं। मतलब ये फ़ौज के रूटीन के तबादले हैं ना, उनकी कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पर हो रही होती हैं। अच्छा, और जो आए हैं उनकी जगह ज़ाहिर है वो भी एक काबिल अफसर होंगे ना, बल्कि उनके हवाले से वो हमारे सहाफ़ी हैं दोस्त नसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। उनका कहना यह है कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद की जगह तैनात होने वाले जनरल हसन हयात को ISI, अफ़गानिस्तान अमूर और मगरबी सरहद का वसी तजर्बा है। वो GOC मीरान शाह और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर किरदार अदा करने वाली 7 डिवीज़न के साथ साथ साउथ वज़ीरिस्तान ब्रिगेड कमान कर चुके हैं। तो मतलब प्योरली एक प्रोफेशनल आदमी। और जब हम पेशावर के हवाले से बात करते हैं तो हमारे उस इलाके के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, इंतहा पसंदी के हवाले से, फिर अफ़गान बॉर्डर के हवाले से,
तो प्योरली एक ऐसा आदमी जिसका इस हवाले से बहुत अच्छा तजुर्बा है, उसको वहाँ तैनात कर दिया गया है। फैज़ हमीद साहब की भी ये स्पेशलिटी थी, इसलिए और उन्होंने काम किया। वो इस दौरान में अफ़गानिस्तान भी गए हैं, वो जो हमारे मुज़ाकरात मुख्तलिफ मौक़े पर चलते रहे हैं उसमें भी शामिल रहे हैं, जो सारी चीज़ें होती रही हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ ये जो साजिशी अनासर हैं, एक तो वो अपना काम कर रहे होते हैं, दूसरा सबसे बड़ी साजिशी जो मशीन लगी हुई है वो तो इमरान खान साहब की अपनी है। उनकी अपनी पार्टी सबसे ज़्यादा ये शोर मचा रही होती है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को बता रही होती है कि इस तरह के काम हो रहे हैं। अच्छा, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके लिए तो ये परेशानी की बात है ही है, ये तो आज की नहीं है, उनके लिए तो कई दिनों से वो नज़र आ रहा है उनका ना, उनके लगता है वो पुराने वाले मौक्कल और वो सारी चीज़ें जवाब देगी हुई हैं। इसलिए वो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले वो दरबार पर भी पहुँचे हुए थे दुआ मांगने के लिए, शायद उनकी दुआएं फिर रंग ले आएँ और वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं। उसके साथ साथ उन्होंने आज एक नई कहानी शुरू कर दी है, और वो कहानी उन्होंने किया, ख़ुद उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे वालिद के मेरे नाना, मेरी माँ के नाना के भाई। अच्छा, और दूसरी ट्वीट पे उन्होंने बताया कि मेरे वालिद के दादा के भाई। अच्छा, उन्हें खुद भी नहीं है अंदाज़ा ना सही कि कौन है वो एग्जैक्ट, उनका शायद उन्हें क्लियर नहीं याद आ रहा ना, लेकिन बहरहाल वो पता ये चला है कि वो उनके वालदा के जो नाना के भाई हैं वो हैं ज़मान साहब, जिनके नाम पे ये ज़मान पार्क लाहौर में जहाँ उनका घर है वो सारी जगह भी है। तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है कि तस्वीर एक लगाई है, एक बड़ी सी टेबल है, उस पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और उसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं कि लंदन 1930 की तारीखी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों मौजूद थे। ये तस्वीर मेरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बाइस है, क्योंकि इसमें मेरे दादा के भाई मोहम्मद ज़मान खान, जिनके नाम पर ज़मान पार्क कायम किया गया था, और मेरे खालू जहांगीर खान भी मौजूद हैं, बाएं जानिब से दूसरे और तीसरे नंबर पे। अच्छा जी, वो दादा के तो नहीं, वो नाना के भाई थे। तो जो ज़मान खान साहब थे वो, और जहांगीर साहब जो उनके मामू हैं वो भी इस तस्वीर में अगर हैं भी, तो जहांगीर साहब के हवाले से तो डाउट भी आ गया कि इस तस्वीर में जो जहांगीर साहब हैं वो इनके मामू नहीं है, बल्कि वो एक पारसी थे, जहांगीर काउस जी शायद, वो उस पर मौजूद है। अच्छा, और इनके ये जो नाना के भाई हैं ज़मान साहब, ये उन दिनों इंग्लैंड में मौजूद थे, लेकिन ये अपने एक इलाज के लिए वहाँ गए हुए थे। और जो जहांगीर साहब थे, जो इनके मामू हैं, वो भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था, उसके लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो और ये तस्वीर भी अब साबित हो रही है कि ये गोल बेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, बल्कि ये किसी और इवेंट की है। मे बी कोई किसी ने डिनर किया होगा, कोई खाना है, शाया है या जोहराना है, वहाँ की शायद तस्वीर हुई है। तो उसको एक मतलब झूठी ऐसी अजमत की स्टोरियाँ बना के वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, खैर, लेकिन उनका जो सपोर्टर है वो उसको मान लेगा। अच्छा, इस हवाले से हमने दो उनके जो करीबी ज़राए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनसे रब्ता किया, और दोनों ने इस बात को बताया है कि ये स्टोरी जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब उन्हें दोनों को पता है कि ऐसा नहीं है, ये तस्वीरों में ये लोग नहीं हैं। तो इमरान खान साहब इससे क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये झूठा प्रोपेगेंडा, इससे कितना कुछ निकाल लेंगे। एक और जो प्रोपेगेंडा उनकी पार्टी ने किया है, जो वो जो हेलीकॉप्टर के शहदा के हवाले से था, उस पे भी अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हमने कल भी जिक्र किया था, एक बच्चा जो था उसने तो अपना माफ़ीनामा रिकॉर्ड करवा दिया, वो आ गया उस बच्चे के वालिद का भी, लेकिन उस पर बाकायदा JIT बन गई है, जो इसकी तहकीकात करेगी कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, और उसके लिए उस JIT में ISI और FIA के लोग शामिल हैं, वो करेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब इसके साथ साथ ये जो मदद इस तरह से वो अपने ये झूठे उनसे कर रहे हैं, दूसरा वो उलमाए दीन की भी मदद ले रहे हैं। अच्छा, उन्हें भी गुमराह करके, मतलब मौलाना तारिक जमील साहब एक इंतहाई मोतबर और बड़ा नाम है हमारे मुल्क में, लोग उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उनसे और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वो भी एक उनका इम्प्रेशन है कि वो यकजहती के हवाले से बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने की, वो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हैं, वो सारी चीज़ें उनकी मतलब ज़बरदस्त आदमी ना। लेकिन वो इमरान खान साहब की बातों में आकर आज उनका एक जो बोल TV पे इंटरव्यू था, उसका क्लिप सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो फरमाते हैं कि किस तरह इंसानों को ख़रीदा गया और किस तरह ख़रीद कर एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो सकते हैं? कमबख्तों, मैंने तो औलाद ज़िबा करा दी और तुम चंद टकों पर तुमने 22 करोड़ आवाम को ज़लील व ख़वार करके रख दिया। ये मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं उस इंटरव्यू में। अच्छा, अब ये वो प्रोपेगेंडा है
जो इमरान खान साहब, चूँकि वो इमरान खान साहब से भी मिलते हैं, तो इमरान खान साहब उनको फीड करते हैं और वो एक सीधे इंसान वो उनकी बातों में आ गए। अच्छा, उन्होंने ये बात, इमरान शफकत साहब हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने एक मरतबा उनका इंटरव्यू किया, उसमें भी ये बात की। तो इमरान शफकत साहब ने उन्हें पूछा कि सर आपके पास इन बातों के कोई सबूत हैं? तो उस पर वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा यार इसमें से ये काट दें, और इमरान शफकत साहब ने फिर वो काट दिया। ज़ाहिर है जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने बात कर ली तो वो कट गया। लेकिन अब ये बोल टीवी पे नशर हुआ है और सारी दुनिया देख रही है। मतलब मौलाना साहब के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कौन लोग ख़रीदे गए। अच्छा, अगर ख़रीदे गए कोई उनके पास सबूत है, फिर उनके पास नाम भी होंगे कि कौन लोग बिके हैं, और फिर वो उसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाबदही का भी एक वो कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को, जो लोग देखें, इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, वो मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ, वो लोगों को परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं, 8-8, 10-10 साल की सज़ा हो गई है, जुर्माने हो गए हैं, वो सारे उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग लड़ पड़ते हैं, कोई उसमें रेस्टोरेंट में लड़ पड़ा है, कोई कहीं इस तरह से मसला हो गया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कत्ल कर दिया इमरान खान साहब के खिलाफ बात करने में। मतलब इन चीज़ों पे नहीं इस तरह से होना चाहिए, ये नफ़रतें नहीं फैलानी चाहिए, ये झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। और मौलाना तारिक जमील साहब जैसे इंसान को तो जो दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं, जो तबलीग कर रहे हैं, जो लोगों में मोहब्बत का लोगों को दर्स दे रहे हैं, जो अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी के अहकामात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उन्हें तो इस बारे में और मोहतात होना चाहिए। और हम सबको मोहतात होना चाहिए अपनी बातें करते हुए, लोगों से बात करते हुए, अपनी पोस्ट करते हुए, कि हम वो बातें ना करें जिनका कोई सर पैर मौजूद नहीं है, जिनका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। शुक्रिया।